कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सिप्पू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिप्पू में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। प्रिय छात्रों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए आज से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित की सभी चैप्टर का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 10th के गणित का 100% सिलेबस कवर करवाऊंगा। आज की ये क्लास एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सटीक एवं आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद उदाहरण में दिए गए सभी प्रश्न को हल भी करेंगे। इससे पहले मैं गणित के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। आपको गणित में कुल 15 चैप्टर की तैयारी करना है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, दूसरा चैप्टर है बहुपद, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियां, छठा चैप्टर है त्रिभुज, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां चैप्टर है वृत्त, 11वां चैप्टर है रचनाएं, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां चैप्टर है सांख्यिकी और लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, प्रायिकता। सभी चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। आप क्लास 9th में ये सभी पढ़ चुके हैं। इसको पहले ब्रीफ में रिकॉल करा देता हूँ। मेरा फोकस इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर ही रहेगा। पहला है संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं? तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं, यानी अंकों के मेल से संख्या बनती है। ध्यान दीजिएगा, अंक जो है वो कितना होता है, 10 अंक होता है, 0 से लेकर के 9 तक। ये सभी अंक हैं और इसी अंक के मेल से क्या बनता है, संख्याएं बनती है। यानी अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। संख्याएं को दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्या पर ये चैप्टर ही आधारित है, जिसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या ब्रीफ में समझ लीजिए। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती है, जिसका मान संभव नहीं होता ज्ञात करना, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होती है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे में √100-1, √100-2, √100-3, √100-4 इत्यादि। ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक इकाई जो होता है वो आयोटा से लिखा जाता है। इसका वैल्यू होता है √100-1। यदि इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, -1। ध्यान में रखना है आपको कि आयोटा का वैल्यू होता है √100-1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन में अभी बताएं आपको कि वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होती है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हम √100-2 का वर्ग करें, ध्यान से समझिएगा, √100-2 का -1 वर्ग करें, हम इसको कितना लिख सकते हैं, √100-2 इंटू √100-1 लिख सकते हैं इसको, √100-2 को। इसका हमें वर्ग करना है, तो जब अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 यानी कि -2 हमें प्राप्त होगा। यानी कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होता है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? ये आप लोगों के सिलेबस से बाहर का है। 11th क्लास में आप इसको पढ़िएगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को दो भाग में बांट करके आप इससे समझ सकते हैं। पहला दशमलव वाली संख्याएं विद डेसिमल नंबर्स, और दूसरा है बिना दशमलव वाली संख्या यानी कि विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो दशमलव वाली संख्या 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा।
पहला है शांत दशमलव, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला जाता है। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, इसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोला जाता है। और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती, इसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती है, अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। इसे एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती। अब समझते हैं बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्याएं समझिएगा, पहला है प्राकृतिक संख्याएं, ये बिना दशमलव वाली संख्या में आता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या का सबसेट होता है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या का सबसेट होता है। यानी कि ये सभी संख्याएं जो है इसके अंतर्गत आता है। इसको 1 बाय 1 डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सभी को नोट करते जाइए। यहाँ आप यदि कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं चाहे बिना दशमलव वाली संख्याएं जितनी भी हैं, ये सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्लियर होगा जो आगे हम बताएंगे आपको। तो ये सभी संख्याएं को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, हो सके तो आप इसे नोट करते जाइए। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ब्रीफ में ही मैं बताऊंगा सभी को, ब्रीफ में ही सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के सेट को n से सूचित किया जाता है। तो वो सभी संख्याएं या वो संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, यानी गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है गिनती, तो 1 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, या हम यह कह सकते हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या के सेट को W से सूचित किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन।
यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को यदि सम्मिलित कर लें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं को आई से सूचित किया जाता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे ध्यान देना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को आई प्लस से तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को आई माइनस से सूचित किया जाता है। तो आई प्लस से धनात्मक पूर्णांक संख्याएं को सूचित किया जाता है और आई माइनस से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं को सूचित किया जाता है। इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं जो है वो धनात्मक होती है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, और पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के सेट को ई से सूचित किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या को के सेट को ओ से सूचित किया जाता है। इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, रिमाइंडर 1 बचता हो, वह विषम संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं के सेट को n से सूचित किया जाता है, क्योंकि भाज्य संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं का सबसेट होता है, तो इसे n से लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 4, 6, 8, 9 सो ऑन। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, वो संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड होता हो, एक गुणनखंड और होता हो। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि 4 लें तो 4 का गुणनखंड क्या सब होगा, ये 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त एक गुणनखंड और है, कम से कम एक गुणनखंड और होना चाहिए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या है। या हम ये कह सकते हैं कि स्वयं के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे हम 6 की बात करें तो 6 का देखिए कितना होता है गुणनखंड, 1 से भी ये विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है और 6 से भी होती है। तो एक और खुद के अलावा यहाँ पे 2 और 3 इसका एक गुणनखंड और है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। या इसका ये कह सकते हैं कि स्वयं के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं के सेट को पी से सूचित किया जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7 सो ऑन। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 का 2 ही गुणनखंड होगा, पहला 1 और दूसरा वो स्वयं, यानी कि वो 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी, तो इसी संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाता है। यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त और गुणनखंड इसका नहीं होता है। जैसे हम 3 की बात करें तो 3 भी क्या होगा, 1 से विभाजित होगी और ये 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है सो अभाज्य संख्याएं। वैसी 2 संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वैसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे HCF ऑफ AB इक्वल टू 1, यानी कि वैसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम समझिएगा 3, 5, 5, 7,
7, 9 इत्यादि। ये सभी क्या है? सअभाज्य संख्या है। सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जैसे हम 3 की बात करें तो 3 1 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है। 5 की बात करें तो 5 1 से और 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है दोनों का। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो ये क्या है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। ये क्या होगी? सअभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। वो ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होता है? पूर्णांक होता है, और क्यू क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 3/5, 5/7, 7/10 इत्यादि। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। तो वो ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर भी पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा, और क्यू क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे कि √102, √103, √105 और पाई इत्यादि। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जिसे हम, नोट करते जाइएगा, वह सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाता है। या अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये हो सकता है कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आर से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। नोट कर लीजिएगा, वास्तविक संख्या को आर से निरूपित किया जाता है। जैसे 0, 1, 5, 3.5, 3/5, √105 पाई इत्यादि। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ पर भी बताए थे वास्तविक संख्या को दो भाग में आप बांट करके समझ सकते हैं, दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या। तो ये सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। यानी कि ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है।
चाहे परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और जितनी भी यहाँ बिना दशमलव वाली संख्याएं, सभी क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। और ये अभी बताए थे कि सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से ही डेफिनेशन क्लियर हो गया था कि वो सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाता है। या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट है परमयिका। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, प्रमेयिका किसे कहते हैं? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन होता है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम A को जो है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से समझिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R हम याद करते हैं कि A बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और किससे छोटा होता है, B से छोटा होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, A को हम भाज्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है। B को भाजक, इसको डिवाइजर बोलते हैं। Q क्या है यहाँ पे, भागफल, इंग्लिश में क्वोशंट बोला जाता है। और R क्या है, शेषफल, जिसे रिमाइंडर बोला जाता है। तो यानी कि हम इस चीज को लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या दे रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या दे रखा है, शेषफल। ये प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये ऑलरेडी सिद्ध है। इसका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में होगा आगे, दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने में। एक बार इसे पुनः समझ लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम ए को, ए धनात्मक पूर्णांक को हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आर जो होता है यानी कि शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। शेषफल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। और भाजक से, बी क्या है यहाँ पे, भाजक है, भाजक से क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। इसको ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
का प्रयोग आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में होता है दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को उदाहरण से समझते हैं। 121 में 17 से भाग दीजिए, यानी कि 121 में हमें क्या करना है, 17 से भाग देना है। ध्यान से समझिएगा। 7 बार में देंगे कितना आएगा, 119। शेषफल बचेगा 2। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे 121 क्या है, भाज्य है। 17 क्या है, भाजक है। 7 भागफल है और 2 क्या है, शेषफल है। इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक है 17 गुना भागफल 7 प्लस शेषफल 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 121 को, यानी कि 121 क्या है, भाज्य है। 121 को लिख सकते हैं 17 गुना 7 प्लस 2। सिमिलरली 110 में यदि हम 15 से भाग दें तो 7 बार में लग जाएगा, ये कितना होगा, 105। रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा 5। तो यहाँ पे 15 क्या है, भाजक है। 110 भाज्य है। 7 भागफल है और 5 क्या है, शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम इसको कितना लिखेंगे, 110 यानी कि भाज्य बराबर 15 गुना 7 प्लस 5, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से लिख रहे हैं। इसी का प्रयोग आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में होगा दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने में। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम समझिएगा क्या होता है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एक प्रक्रिया प्रदान करती है। Algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। नेक्स्ट टॉपिक समझिएगा जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यह दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b, जहाँ a क्या होगा, ग्रेटर देन b होगा, यानी कि a b से बड़ा होगा, a तथा b का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। यह दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चरण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए क्या है, ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ए में बी से भाग देंगे। तो हमें ऐसा क्यू और आर फाइंड करना है। ए में बी से भाग देंगे और क्या, भागफल और शेषफल हमें फाइंड करना है ताकि ए बराबर जो हो वो क्या हो, बी क्यू प्लस ए बराबर क्या हो, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और किससे छोटा होता है, तो भाजक से। नेक्स्ट चरण पे ध्यान दीजिएगा। यदि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, यदि रिमाइंडर 0 हो तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हम जिससे भाग दिए हैं वो हो जाएगा।
एस सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिससे हम भाग दिए वही क्या हो जाएगा, उसका एस सी एफ हो जाएगा। यदि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो बी तथा आर के लिए बी तथा आर के लिए हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। फिर से समझिएगा, यह दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो प्रमेय क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी है तो ए में हम बी से भाग देंगे, तो वहाँ पे हमें इस क्यू और आर क्या करना है, फाइंड करना है, ताकि ए बराबर क्या हो, बी क्यू प्लस आर हो। शेषफल पर विशेष ध्यान देना है, हमें क्या देखना है कि शेषफल जो है जीरो के बराबर है या जीरो के बराबर नहीं है। यदि शेषफल जीरो के बराबर हो तो एस सी एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी, जिससे हम भाग देंगे। यदि शेषफल जीरो आ जाता है तो वही एस सी एफ हो जाएगा, भाजक। यदि शेषफल जीरो नहीं होता है, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो बी तथा आर के लिए हमें पुनः क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। और इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल जीरो नहीं प्राप्त हो जाता है। तो चरण 3 लिख लीजिएगा। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। 455 और 42 है, तो 455 क्या है, 42 से बड़ा है। यहाँ 455 को ए मान लेते हैं और 42 को बी मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ए में बी से भाग देना है, यानी 455 में 42 से भाग देना है। तो ये कितने बार में लग जाएगा, 10 बार में कितना आएगा, 420, 5, 3, तो रिमाइंडर बचा 35। शेषफल क्या बच रहा है, 35। तो चरण 1 में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग भाज्य बराबर 455 क्या है, भाज्य है। भाज्य कितना है, 42 गुना भागफल कितना है, 10 और प्लस शेषफल कितना है, 35। तो शेषफल शून्य नहीं है यहाँ पे, तो पुनः हमें क्या करना है, बी तथा आर के लिए हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पुनः हमें 42 में किससे भाग देना है, 35 से भाग देना है। ये एक बार में लग जाएगा 35, शेषफल बचेगा 7। पुनः देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, तो चरण 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखेंगे 42 यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जब तक शेषफल जीरो नहीं आता है तब तक हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहना है। नहीं, पुनः हमें क्या करना है, बी तथा आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो बी कितना है, 35 और शेषफल कितना है, 7। तो 35 में 7 से भाग देंगे, 5 बार में ये 35, इस बार शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। 5 बार में पूरी तरह विभाजित हो गया। तो चरण 3 हो जाएगा, भाज्य है 35, भाजक है 7, भागफल आया 5 और प्लस शेषफल 0। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया का अंत यहाँ पे हो जाता है और हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड हो जाता है। एचसीएफ जो भाजक है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। ये 7 क्या है, यहाँ पे एचसीएफ है किसका, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 455 और 42 कितना आ गया इसका, 7। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 42 और 455 का जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ क्या होगा, 35 और 42 का होगा, और वही एचसीएफ क्या होगा,
7 और 35 का भी होगा। यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट भी आप कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम न केवल बड़ी संख्याओं के एचसीएफ परिकलित करने में उपयोगी है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह उन एल्गोरिदम में से एक है जिनका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए बुक में दिए गए सभी उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण में दिए गए पहला क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे 12576 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 4052 से। यानी कि यहाँ पे 12576 को ए और 4052 को हम बी मान लें, तो इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ए में हम किससे, बी से भाग देंगे। यानी कि 12576 में 4052 से भाग देना है। तो ये कितने बार में लगेगा, 3 बार में आएगा। 3 दूना 6, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, माइनस कीजिए 0 2, यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि शेषफल कितना आया, 420। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम इसे लिखेंगे चरण फर्स्ट में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और किससे, बी से छोटा होता है। ये ध्यान रखना है कि आर हमेशा इस बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर 12576 बराबर 4052 गुना 3 प्लस 420। पुनः शेषफल शून्य नहीं आया तो पुनः हमें क्या करना है, बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 4052 में हम किससे भाग करेंगे, 420 से। तो ये 9 बार में आ जाएगा, 10 बार में तो आ जाएगा 4200, 9 बार में लगेगा, 9 बार में आएगा 0 9 दूना 18, 1 9 जोग 36, 1 37, यानी कि 3780 आ रहा है। 2 7 2, यानी कि 272 से इस पर आ रहा है। तो चरण 2 में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल पुनः शून्य नहीं आया है तो पुनः बी तथा आर के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 420 में 272 से भाग करेंगे, ये एक बार में लगेगा 272, 8 4 1, यानी कि पुनः रिमाइंडर यहाँ पे शून्य नहीं आया है। तो चरण 3 भी लिखना है, भाज्य कितना है 420, भाजक है 272, भागफल है 1 प्लस शेषफल है 148। पुनः बी तथा आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 272 में 148 से भाग दीजिए, ये एक बार में ही आएगा। शेषफल बचेगा 4 2 1, यानी कि 124 शेषफल बच रहा है। तो चरण 4 में लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना है जब तक कि हमें शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है। तो पुनः बी तथा आर के लिए, ये बी है और ये आर है, इसके लिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 148 में हमें 124 से भाग देना, एक बार में आएगा 124,
4 2। तो चरण 5 में आ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो पुनः हमें आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना। 124 में 24 से भाग देंगे, ये 5 बार में लग जाएगा 120, रिमाइंडर आएगा 4। तो चरण 6 हो जाएगा 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। नेक्स्ट हमें 24 में 4 से देना है, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि लास्ट चरण हो जाएगा। अब इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है कि 24 बराबर लिखेंगे 4 गुना 6 प्लस 0। यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो बी है वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 4 एचसीएफ आया है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12,576 और 4,052 का कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 4,052 और 12,576 का एचसीएफ ज्ञात कर लिए। कितना का एचसीएफ निकला, 4। एक बार आप पुनः इसे देख लीजिए। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हमें 2q और 2q प्लस 1 यानी कि बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, 2q और 2q प्लस 1 बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे आर 0 है, तो यानी कि b हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। b कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। a कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं और b हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इससे क्लियर हो गया। यदि b 2 दे रखा है तो इसका मतलब है कि शेषफल क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। इसमें क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में कि शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, b से छोटा होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और किससे छोटा होगा, भाजक से, यानी b से छोटा होगा, तो यानी कि 2 से छोटा होगा। तो यहाँ से r का संभव मान क्या सब हो सकता है, r का मान हो सकता है 2 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो यानी कि 0 भी होगा और 1 होगा, तो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। यानी r का संभव मान क्या सब होगा, 0 और 1। ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस 1 में जब r बराबर 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक a को हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है, 2 दे रखा है, q और प्लस r कितना ले लिए हैं, 0। यहाँ पे r का तो 2 ही मान संभव है, r बराबर क्या सब होगा, 0 या 1, तो 0, यानी कि a बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 2q। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दे रखा है कि q क्या है, कोई पूर्णांक है, और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो q भी क्या लेंगे, हम धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। तो यहाँ पे q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा, q का कोई भी मान आप रखिए जो 0 या 0 से बड़ा हो, तो ये क्या होगा, समपूर्णांक होगा।
यानी कि क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। पुनः केस 2 ध्यान दीजिएगा। केस 2 में जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b दे रखा है 2, q r की मान कितना रखेंगे 1। अब q धनात्मक पूर्णांक के लिए यहाँ पे q दे रखा है, क्या है क्वेश्चन में ही इंक्लूड है कि q क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि q कोई पूर्णांक है। तो q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक के लिए ये क्या होगा, यह विषम पूर्णांक होगा। ध्यान दीजिएगा, q ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए यह विषम पूर्णांक है। आप q का मान यहाँ पर रख करके समझ सकते हैं। q का मान यदि 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा। यदि q का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 होगा, यानी कि ये विषम ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3। तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि b का वैल्यू कितना है, 4 है। तो b कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और शेषफल जो है 1 से 3 तक गया है, 1 से 3 तक शेषफल की वैल्यू, यानी कि यदि b 4 है तो शेषफल कितना होगा, शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। 0 से बड़ा या बराबर होता है और किससे छोटा होता है, भाजक से, यानी कि 4 से ये छोटा होगा। तो यहाँ से r की संभव मान क्या सब आएगा, 0 1 2 3। और यहाँ भी देखिए शेषफल 3 तक दे रखा है। तो r का संभव मान क्या सब आ गया, 0 से लेकर के 3 तक। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखेंगे प्रमेय का से केस 1 में r की वैल्यू 0 लेते हैं केस 1 में। तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू है 4, q और प्लस r कितना लिए हैं 0। तो ये आ गया देयरफॉर a बराबर 4q। और यहाँ पे देखिए ये 2 से विभाजित हो रही है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q के फॉर्म में। तो यानी कि 2 से ये क्या हो रहा है, पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 यदि इसका एक फैक्टर है तो ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है, तो ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। और इसे भी क्वेश्चन में इंक्लूड है कि जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है तो q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह सम पूर्णांक है। केस 2 में लेंगे
आर की वैल्यू 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4q प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए दो कॉमन यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि इससे हम दो कॉमन, दो इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 1 है, तो ऐसे भी ऑब्वियस है कि ये क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। और समझने के लिए आप q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, क्यू का आप मान रख करके देख सकते हैं। क्यू का मान यदि 1 रखें तो 4 1 5, क्यू का मान यदि 2 रखेंगे तो 4 2 8 1 9, हमें विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए विषम पूर्णांक है। यह क्या है विषम पूर्णांक है। केस 3 हो जाएगा जब r की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4q प्लस 2। पुनः देखिए यहाँ पे है आप दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो कितना लिखेंगे 2q प्लस 1, यानी कि इसमें से हम दो कॉमन ले रहे हैं, यानी कि इसका एक गुणनखंड 2 है, यानी कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। तो 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या होता है सम संख्या, तो हम इसे सम पूर्णांक कह सकते हैं। और q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा क्या होगा सम ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे यह सम पूर्णांक है। नेक्स्ट केस हो जाएगा केस 4, जब r की वैल्यू 3 लेते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q, b का मान 4 है, q प्लस रिमाइंडर की जगह पे 3 आ जाएगा। तो 4q प्लस 3, इसमें से पुनः आप दो कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसका फैक्टर 1 2 नहीं है, 2 इसका एक फैक्टर नहीं है, तथा यह क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। और q की धनात्मक मान के लिए ये क्या होगा विषम ही होगा। आप मान रख करके चेक कीजिए, 1 रखते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 2 8 3 11 हो जाएगा, यानी कि विषम पूर्णांक हमें प्राप्त हो रहा है। तो q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह विषम पूर्णांक है। अतः केस 2 और केस 4 से यहाँ ध्यान दीजिएगा, केस 2 में भी निकला है 4q प्लस 1 क्या है विषम पूर्णांक है, और केस 4 में भी लिख रहा है 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक। और यही हमें दर्शाना भी है था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हमें केस 2 में प्राप्त हुआ है कि 4q प्लस 1 क्या निकला विषम पूर्णांक, और केस 4 में 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः केस 2 तथा 4 से एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा दोनों का। एचसीएफ से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और वह न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो यहाँ पे 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। तो 420 जो है यहाँ पे वो बड़ा है 130 दे रखा है 130 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। 420 में 130 से आप भागा देंगे, 3 बार में लगेगा ये 390, 0 12 में से 9 गया 3,
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार चरण फर्स्ट में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 420 बराबर क्या हो जाएगा 130 गुना 3 प्लस 30। 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो पुनः हमें इसके लिए इस दोनों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी कि अब इस 130 में हमें 30 से भागा देना है। तो ये 4 बार में लग जाएगा 120, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 10। चरण 2 में लिखना है 130 बराबर हो जाएगा 30 गुना 4 प्लस 10। पुनः शेषफल जीरो नहीं है तो 30 में हमें 10 से भागा देना है, 3 बार में ये 30, रिमाइंडर आ गया 0। तो चरण 3 में आएगा 30 बराबर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पे शेषफल हमें प्राप्त हो गया है, तो भाजक जो होगा वही क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला है 420 और 130 का 10। तो लिखेंगे अतः काजू तथा बादाम की बर्फियों की मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है, क्योंकि 10 निकला है तो 10-10 की ढेरी बना सकता है, जिससे वो क्या होगा कि कम स्थान घेरेगा। क्लियर है।